नमस्कार यूसेन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी जैसे बीमारियां इलाज किया जा सकता है, वो भी सक्सेसफुली इलाज किया जा सकता है। और ख़ासकर अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें तो ये भी बिना सर्जरी के पॉसिबल है। लेकिन ये बात को कई सारे लोग मानते नहीं हैं। लेकिन माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली के पास ये सबूत है, पुख्ता सबूत है कि उन्होंने 20 साल के इस दौरान में कई सारे 10 लाख से ऊपर पेशेंट्स को बिना शल्य क्रिया यानी बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के उनको ठीक किया है और आज वो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। अलावा इसके माधोबाग के पास कुछ पेशेंट्स के वीडियोस भी है और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये भी आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी बातें हैं, आपके मन में जो शंकाएं उठती है उसके प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आया डॉक्टर गौरव शेलके, जो कि वहाँ के आईपीडी हेड है, और इनसे हम उनके अनुभव के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो आप जैसे लोगों के लिए एक ख़ास कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि बिना सर्जरी के, ऑपरेशन किए बिना कैसे पेशेंट सक्सेसफुली लाइफ लीड कर रहे हैं। शेलके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमने सुना है सर कि हर 33 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो यंग पेशेंट्स है उनका नंबर ज़्यादा है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि आपने वो आंकड़े बताए तो ये तो हमें डायग्नोस हुए पता लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हार्ट डिसीज़ या ब्लॉकेजेस ये हमारे जीवन शैली से बिगड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसके वजह से हमें बाद में बहुत ही पछताना पड़ता है। अब यहाँ लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हमारा खान पान और हमारा व्यायाम का अभाव, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमें इस बीमारी को झेलना पड़ता है। अब पहले के ज़माने में ये जो प्रॉब्लम आती थी, जो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ की, ये जनरली 50 साल के बाद में हमको पाई जाती थी जी। अब ये जल्दी आ रही है क्योंकि हमें हमारे यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा एडिक्शंस रहते हैं, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा या खर्रा, ये सारी चीज़ें। दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ है और हमारा लाइफस्टाइल इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि ना प्रॉपर हमको नींद मिल रही है, ना प्रॉपर हम एक्सरसाइज करने के लिए हमको टाइम मिल पा रहा है, और ना ही हम फैमिली के लिए अपने खुद के लिए समय दे पा रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से ही ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक सबसे अग्रसर है। जी। सर ने बिल्कुल सटीक और सही तरीके से कहा कि किस कारण से ये हार्ट डिजीज़ खासकर युवाओं में हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग, ये नाम सुनते ही लोग डरने लग जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। कई सारे सवाल मन में उठते हैं कि क्या मुझे सर्जरी कराना पड़ेगा, क्या मैं सर्जरी टाल नहीं सकता हूँ। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे फ्लैश होते हैं हमारे माइंड में, और इवन रिश्तेदारों के माइंड में भी ये होता होगा। लेकिन माधोबाग का ये दावा है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। माधोबाग के पास ऐसे सॉलिड ऑथेंटिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसको SHS कहा जाता है, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके ज़रिए पेशेंट 100% क्योर हो सकता है। माधोबाग के 2 हॉस्पिटल्स हैं, कोंडाली और खोपोली में, दोनों नैसर्गिक वातावरण में सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि आपके प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या है तो आप केवल एक मिस्ड कॉल दीजिए। मिस्ड कॉल के लिए नंबर है 02248930202, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको पूछा जाएगा कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। उस आधार पर डॉक्टर्स आपके साथ चैट करेंगे और आपको सही सलाह और गाइडेंस देंगे। नंबर याद रखिए 02248930202 पर। सर, ये तो हो गया माधोबाग के 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। इन 20 सालों में आपने 10 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का इलाज किया है जी। तो एग्जैक्टली होता क्या, और ये SHS की बात कर रहा था मैं, ये SHS होता क्या है? माधोबाग ने हार्ट डिसीज़ के ऊपर काफ़ी सारे पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है। हार्ट डिसीज़ मतलब सिर्फ हार्ट का ही स्पेशल प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्लॉकेजेस या हाइपरटेंशन, ये हम हार्ट डिसीज़ में काउंट करते हैं। लेकिन हार्ट को नुकसान देने वाली कई सारी बीमारियां हैं, जिसमें से डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड, ये सारी बीमारियां भी इंक्लूड हो रही है, जो हार्ट को हमेशा नुकसान देती रहती है। इन सारी बीमारियों से हार्ट को मुक्त कराना या आज़ाद कराना, फ्री कराना, उसी को हम हार्ट डिसीज़ रिवर्सल कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम माधोबाग में एक मिशन लेके चल रहे हैं, हृदय रोग मुक्त भारत। तो हृदय रोग मुक्त करने के लिए ही हमने बाकी सारे बीमारियों को भी ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। अब ये जो बीमारियां हैं ये ठीक कैसे होती है,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में सिर्फ चमत्कार होता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है और जिसका प्रमाण हमारे लैंसेट या ब्रिटिश जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी और जापी, इस ऐसे सारे जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो चुके हैं जिन्होंने मान्यता दी हुई है कि माधोबाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा ये एलोपैथी ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक बेटर है और पेशेंट की इम्प्रूवमेंट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुली फ़ायदेमंद साबित हुई है। जी, SHS की बात कर रहे थे हम लोग, एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल, SHS का लॉन्ग फॉर्म है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अब यहाँ पे हृदय का मतलब समझना ज़रूरी है कि हृदय का मतलब होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब मेरा हार्ट और उससे जुड़ी हुई हज़ारों लाखों खून की वाहिकाएँ, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिस माध्यम से हार्ट अपना काम निभाता है, मतलब ब्लड का रिसीविंग और गिव एंड टेक, ये जो हार्ट काम करता है उसी सिस्टम को हमें हृदय कहा गया है। आयुर्वेद में बहुत उसकी व्याप्ति दी है हृदय की, इसीलिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण मतलब हृदय के बीच में नुकसान देने वाली जो समस्या है, चाहे वो डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ की मेडिसिन से, या फिर ब्लॉकेजेस अगर है तो ब्लॉकेज की मेडिसिन से, या अगर सिर्फ हाइपरटेंशन है तो उसकी मेडिसिन से, अल्टीमेटली हमको हृदय का शुद्धिकरण करना है और हृदय को बचाना है। यही कहलाता है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसके अंतर्गत अलग अलग चिकित्साएँ आती है। जैसे हार्ट डिसीज में स्पेशली हम देखते हैं हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी या इस्टीमिया रिवर्सल प्रोग्राम, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और ओबेसिटी मैनेजमेंट, ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्लान है जिसके अंतर्गत पेशेंट को अल्टीमेटली हार्ट डिसीज़ रिवर्स होकर मिल जाता है। जी, तो बड़े सिंपल और सही तरीके से समझाया आपने। जैसे सर कह रहे थे लैंसेट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और ओवर 150 जर्नल्स ने इस बात को मान्यता दी, रिकॉग्नाइज़ किया कि माधोबाग का जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है SHS वो काफ़ी लाभदायक है और ऑथेंटिक भी है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और डॉक्टर्स आपकी को अटेंड करेंगे। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम एक पेशेंट का वीडियो देखें जो हार्ट डिजीज से भी ग्रसित था और डायबिटीज से भी ग्रसित था। द वीडियो प्लीज़। मैं संगीता प्रकाश जैन, मैं जलगांव से आई हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं। पर जैसे ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मेरे को हिम्मत दे दी कि कुछ नहीं, 20% आपका पंपिंग है ना, काफ़ी बढ़ा देंगे हम आपका पंपिंग। जो भी मेरे को अगर दिक्कत आती है खाने में वगैरह, व्यवस्थित नाश्ता, एक तो डाइट कम होता है पर काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोपहर में भी जो लेक्चर रहते थे वो तो सुनने लायक रहते थे, और उसके बाद में पंचकर्म में जाऊँ तो भी इतना बढ़िया से पंचकर्म होता था कि कहीं मेरे को कोई बात की ये ना आई, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी मैंने कोई भी स्टाफ से जो भी रिक्वेस्ट करी होंगी वो पूरी तरह से फेथफुल हुई है। और लास्ट में जो डॉक्टर्स के वगैरह भी जो हमेशा ये रहती थी इन्वेस्टिगेशन, वो भी काफ़ी सराहनीय रही मेरे लिए। तो माधोबाग एक कम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। नमस्ते, जय जी। सर, जिस पेशेंट के बारे में अभी हमने सुना उनको हार्ट डिजीज़ तो था ही, उसके अलावा उसके पास डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम था। जहाँ डायबिटीज़ की बात होती है तो उसमें काफ़ी पेशेंट्स को तकलीफ़ें होती है, खासकर जैसे कि हाथ पैरों में सूजन आना, या अगर घाव या ज़ख्म हो गया तो जल्दी भरता नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे? माधोबाग इनके कैसे हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली डायबिटीज़, जहाँ पे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स पाए गए हैं, और रिसेंटली कोविड के बाद से बहुत सारे पेशेंट्स को ये बीमारियाँ सामने आई है कि उनको डायबिटीज़ हुआ है। अब जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनको सबको तो डायबिटीज़ नहीं हुआ था। तो डायबिटीज़ की प्रोसेस ये बहुत ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस रहती है, और जब कुछ भी ट्रिगर होता है तो हमें वो डायबिटीज़ सामने आता है। तो डायबिटीज़ का सिंपल मतलब है कि ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाना। अभी शुगर लेवल्स क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हमारे मसल्स उस शुगर का अपटेक नहीं कर पा रही है, शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, तो हमारे ब्लड में वो शुगर एज इट इज़ दिखाई देती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं।
अब ये डायबिटीज़ में जो शुगर बढ़ी हुई है ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होना चालू होती है और उसके वजह से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो किडनी के ऊपर डिपॉजिट हो गए तो नेफ्रोपैथी डेवलप होती है, अगर हमारे आँखों के ऊपर वो डिपॉजिट हो गई तो रेटिनोपैथी या ग्लोकोमा इस तरह की बीमारियाँ डेवलप होती है, और अगर हार्ट के अंदर वेसल्स के अंदर जमा हो गए तो वो ब्लॉकेजेस को डेवलप करती है। वैसा ही अगर हमारे पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर अगर शुगर का कोटिंग या डिपोजिशन चालू हो गया तो पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ भी अगर घाव होता है, जख्म होती है तो उसको हीलिंग करने में वहाँ पे दिक्कतें आती है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस वहाँ पे बहुत स्लो डाउन किया जाता है। क्योंकि अगर नर्व्स में ही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस के लिए जो मैसेज ब्रेन के पास जाना चाहिए वो पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही धीमी होती है और वहाँ पे फिर मसल्स का सड़ना या फिर उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं या सेलुलाइटिस ये डेवलप होना चालू होता है। तो माधवबाग में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण इस चिकित्सा के अंतर्गत जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव डायबिटीज़ केयर ये जो केयर प्लान है जिसके वजह से हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आना चालू होता है। अब यहाँ पे कंट्रोल दो तरह से होता है, एक तो मेडिसिन खा के हमने शुगर को सिर्फ मैनेज किया, कहीं ना कहीं सिस्टम में छुपा के रख दिया, और दूसरा नेचुरली मेरे मसल्स ने वो शुगर अपटेक करना चालू कर दिया है। मतलब मसल ने वो शुगर अगर इस्तेमाल किया तो मेरी नेचुरली शुगर कम होना चालू होती है। तो वहाँ पे मेडिसिन का जो रोल है वो टेपर हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है धीरे धीरे। अगर वहाँ पे शुगर का कोटिंग नसों के ऊपर जमा हुआ है, नर्व्स के ऊपर, तो वो धीरे धीरे निकलने लगता है और फिर हीलिंग प्रोसेस बहुत ही फास्टली वो इम्प्रूव हो जाती है और वहाँ पे मसल्स को सप्लाई वापस चालू होने के बाद मसल्स का भी रिजुविनेशन चालू होता है। तो इस तरह से पंचकर्मा चिकित्सा, डाइट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये जो हम चीज़ें अपनाते हैं इसके वजह से पेशेंट्स को डायबिटिक जो वुंड्स होते हैं, डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। जी सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है और वो शायद जी जो व्यूअर्स के जहन में भी उठता होगा, वो ये कि आपने कहा शुगर की बात की, तो शुगर एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है या फिर खर्च क्यों नहीं होता है, क्या कारण? बेसिकली हम कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे हमने मिर्ची खाई, मसाला खाया या गेहूँ खाया, आटा खाया या चावल खाए, तो सभी चीज़ का ग्लूकोज ये बेसिक फॉर्म ही हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है और जो कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है सब जगह के लिए। अब हमारे मसल्स ये एनर्जी यूज़ करते हैं, बराबर, तो उन मसल्स को डायरेक्ट ये ग्लूकोज कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मसल्स के ऊपर GT4 रिसेप्टर्स रहते हैं जो ओपन करने के लिए हमारे ही पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। अब ये इंसुलिन या तो प्रोडक्शन ज़ीरो होगा, जिस केस को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो अक्सर 30 साल के अंदर पाया जाता है, जो छोटे बच्चों में अक्सर ज़्यादातर मैक्सिमम पाया जाता है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है क्योंकि हमारे पैंक्रियाज में वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ही नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स को डे 1 से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। डे 1 से। तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन माधवबाग उसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है माधवबाग का कि उसको भी कुछ हम सोल्यूशन दे पाए। दूसरा, यहाँ पे इंसुलिन बनता है लेकिन कुछ ना कुछ सेल्स, कुछ ना कुछ चैनल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे मसल्स को जो 100% ग्लूकोज चाहिए होता है वो 100% नहीं मिलता, कभी 90%, कभी 80% ऐसे ही मिलता है। वो क्यों होता है? ये 20% या 10% जो चैनल्स है वो ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई है या एक्स्ट्रा हमने खाना खाया है वही एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा होकर वहाँ पे दिखाई देता है। उसको मॉडर्न साइंस जो कहती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका 100% काम नहीं हो रहा है, उसको रेजिस्ट हो रहा है बॉडी से, और इसके वजह से ही मसल्स को पूरा शुगर नहीं मिलता और वो मसल्स बार बार आपको शुगर की डिमांड करते हैं। इसीलिए हमको डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जल्दी भूख लगना ये सिम्टम्स कॉमनली दिखाई देता है। इसलिए जनरली हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि हर 2 या 3 घंटे में खाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर अपटेक नहीं हो रहा है तो वो हमें अपटेक बढ़ाना चाहिए, वही हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट से चालू करते हैं। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस ये मेन कॉज है कि मसल्स तक शुगर नहीं पहुँचता, वो ब्लड में ही रहता है। आपने डिजीज़ एजुकेशन के बारे में बात की सर, अभी भी हमने एक पेशेंट को सुना जिसको हार्ट डिजीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ केवल हार्ट को ही लेके संबंधित नहीं बल्कि डायबिटीज़ से वीक आई साइट होता है, किडनी पर असर पड़ता है, मोटापे पे असर पड़ता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे कि वो माधवबाग के इस SHS प्रोसीजर से कैसे लाभान्वित होंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया कि जितना हम कुछ भी खाना खाए तो हमारा ग्लूकोज तो बनता ही है। अब यहाँ पे कैलोरी वैल्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर कैलोरी बैलेंस मेरा अच्छा है तो मुझे बीमारियाँ नहीं होगी फ्यूचर में भी।
तो कैलोरी बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना मेरी एक्टिविटीज़ है, जितने मेरे एक्सरसाइज है, उतने ही मुझे कैलोरीज का इंटेक रखना है। अगर मेरा कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है तो या तो मुझे उसका एक्सपेंस एक्सरसाइज के रूप में बढ़ाना पड़ेगा, और अगर एक्सरसाइज का मुझे समय ही नहीं मिल रहा है तो मेरी कैलोरीज अल्टीमेटली कम होनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक सर्वे के अनुसार इंडियन एवरेज जो खाते हैं खाना, वो 2000 किलो कैलोरी का खाना खाते हैं, लेकिन उतना हम कभी भी खर्च नहीं कर पाते हैं। एवरेजली हम 550 या 700 किलो कैलोरीज ही बर्न कर पाते हैं। माधव बाग में हम नॉर्मली 800 किलो कैलोरी का डाइट प्लान कम एडवाइस करते हैं, जो आपके लिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पे जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, वो आपको पहले बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, तब जाके अंदर का जो डिपोजिशन है, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस, वो हमारे ही कैलोरीज का एक्स्ट्रा डिपॉजिट है फैट के रूप में, वो कब काम आएगा, जब हमारा करंट अकाउंट कम होगा। मतलब हमारा इंटेक अगर कम होगा तभी वो जो सेविंग है वो बॉडी हमारी इस्तेमाल करना चालू कर देगी। और जब वो ख़त्म होगा पूरा, और साथ साथ में पंचकर्मा का जोड़ दोगे, तो जिसके वजह से वो हीलिंग होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस इंप्रूव होती है, तब आपको बाद में यही फॉलो करना है। जितना डाइट लिया उतना आपको एक्सरसाइज करना है। जिस दिन डाइट बढ़ गया, मतलब फंक्शन में कभी हम जाते हैं, जैसे अभी शादियों का सीज़न चलता रहता है, घर में भी अनेक कुछ समारोह रहते हैं, तो उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब आपका डाइट एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको एक्सरसाइज भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब वो कैलोरीज को बर्न आउट करना, कैलोरीज को आपको बर्न आउट करना पड़ेगा। और अगर जिस दिन आपको एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है तो सिंपल है, आपको वहाँ पे फास्ट अगर करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये सिंपल तरीका है, कैलोरी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में आपका डाइट, एक्सरसाइज रेगुलर, उसके बाद में आपका पंचकर्मा थेरेपी की जो आपकी प्रोसेस है वो इम्प्रूवाइज करने के लिए सबसे पहला, और उसके बाद में आपका रेगुलर मॉनिटरिंग कि सच में मेरे सारे पैरामीटर्स सब बराबर चल रहे नहीं चल रहे हैं। उसके लिए माधव बाग में एक MIB पल्स एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिसके थ्रू आप अपनी शुगर लेवल्स, आपके BP लेवल्स आप वहाँ मॉनिटर कर सकते हो, और आपको माधव बाग के डॉक्टरों से भी कुछ एडवाइस मिलते रहेंगे बीच बीच में। और बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस के वीडियोज़ वहाँ पर हमने डाले हुए हैं, जिसके माध्यम से आप पर्टिकुलर कस्टमाइज एक्सरसाइज ले सकते हो। जी सर ने अभी भी डायबिटीज़ की बात की है, और डायबिटीज़ पर से याद आया कि माधव बाग ने एक अभियान चला रखा है जिसको कहते हैं मधुमेह मुक्त भारत। मतलब आप देखेंगे आने वाले समय में कि इंडिया में डायबिटीज़ का प्रमाण एकदम घट जाएगा या नहीं के बराबर रहेगा। इसके लिए माधव बाग ने 7 अप्रैल, आने वाले 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज़ किया, और ये वॉकथॉन कोई 1-2 जगह से नहीं, बल्कि शहर के, देश के 200 अलग अलग स्थानों से ये आरंभ होगा। वॉकथॉन में पार्टिसिपेट करनी है तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा स्ट्रेस टेस्ट किया जाएगा। उस स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि आप फिट हो या अनफिट हो। अलावा इसके कुछ छोटे मोटे और भी टेस्ट है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में पूछा जाएगा कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, आपका प्रिस्क्रिप्शन, ये सब सबमिट करने को। उसके अलावा माधव बाग के रिप्रेजेंटेटिव्स है जो आपसे संपर्क में रहेंगे और एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स करेंगे। तो सर, जैसे आपने कहा है कि डायबिटीज़ कैंपेन जो है वो एक सक्सेस मिशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। एक पर्सनल सवाल है सर, हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रहते हैं, और वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो जब चलते हैं तो थोड़ी दूर से ही उनके सीने में दर्द उठता है, सांसें फूलने लगती है, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका एनलार्ज्ड हार्ट है। तो क्या ऐसे एनलार्ज्ड हार्ट नंबर 1 क्या है वो जानना चाहता हूँ, एंड सेकेंडली माधव बाग के पास SHS के माध्यम से इसको क्योर किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप लक्षण बताए कि चेस्ट पेन होना या सांस फूलना, इसका मतलब कि बॉडी रेस्टिंग में तो बराबर काम कर रही है, हार्ट रेस्टिंग में काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको जब हम एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं या एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं तब वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है। इस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट फेल्यूर। मतलब जितना एक्सपेक्टेड काम होना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट फेल्यूर। अब यहाँ पे जो आप बताओ कि एनलार्ज हार्ट, मतलब हार्ट 2 तरह से एनलार्ज होता है, या तो उसकी जो कैविटी है या तो वो बाहर से एनलार्ज होगी जिसके वजह से उसके अंदर का वॉल्यूम, चेम्बर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर वो अगर अंदर से एनलार्ज हो गई तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन में हार्ट की जो मसल्स है वो कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से उनको पंपिंग इफ़िशियंसी कम हो जाती है, और फिर जो जितना रिक्वायरमेंट उसको चाहिए
उसको पूरा करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा काम हमेशा करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा काम होगा तब हार्ट फटीग में जाएगा, हार्ट डिस्ट्रेस में जाएगा, जिसके वजह से सांस फूलना या थकान लगना, सीने में दर्द होना, इस इंडिकेटर से हार्ट आपको बताना चाह रहा है कि मेरे तरफ आप ध्यान दो और मेरा इलाज करो। तो इसके लिए आपको चेकअप करना पहले ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कितने साइज से बड़ा हुआ है। दूसरा, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये चिकित्सा ही इसी के लिए है कि हार्ट के मसल्स को ताकत देनी है, और उस ताकत देने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर इंप्रूव करना है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन्स, उनका डाइट, उनका एक्सरसाइज, ये सब प्लान करते हैं ताकि आने वाले 90 डेज़ में उनके सारे सिम्टम्स कम्प्लीटली रिलीव हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली हमारे SHS ट्रीटमेंट से बिल्कुल लाभ मिल सकता है। जी, अगर आप भी आपके प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हैं और वो भी नॉन सर्जिकल तरीके से, मतलब बिना शल्य क्रिया पद्धति से, तो आपको माधवबाग के हॉस्पिटल का नंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा 022489300202। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी ये फ्लैश हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे आपकी समस्या तो दूर होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने आपके सीने में दर्द देखा और कहा इसका ब्लॉकेज का कारण हो सकता है, और तुरंत आपको एडमिट करने की बात करते, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास की बातें होती है, पेशेंट वैसे ही डरा हुआ रहता है। लेकिन आपको सिर्फ एक सेकेंड ओपिनियन लेना है तो माधवबाग हॉस्पिटल ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी, जैसे मैंने कहा, और उस मिस्ड कॉल के आधार पर आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेडिकल रिपोर्ट, आपके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सब सबमिट करने को। अलावा इसके आप साथ साथ में डॉक्टर के साथ चैट भी कर सकते हो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है माधवबाग के, वो आपको एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स करके देंगे। तो देर किस बात की है, नंबर मालूम है आपको, मिस कॉल दीजिएगा और गेट एडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चेस्ट पेन होता है सर, चेस्ट पेन से फिर बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस टेस्ट करा लेंगे। स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहा तो डॉक्टर जनरली एडवाइस कर लेते हैं कि गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम सून, आप एडमिट हो जाइए, और या तो फिर एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी सजेस्ट करते हैं। डेफिनेटली इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और एग्जैक्टली माधवबाग में क्यों इस बात को अपोज किया जाता है? चेस्ट पेन ये एक सिम्टम है, ये इंडिकेटर है कि या तो आपके वेसल्स में कुछ ना कुछ ब्लड क्लॉट फंसा हुआ है, या आप जब व्यायाम कर रहे हो या जो वॉक कर रहे हो, या कुछ आप स्ट्रेस में हो, जैसे मेंटल स्ट्रेस होता है या फिजिकल स्ट्रेस होता है, जिसके वजह से आपको अंजाइना होता है। जो चेस्ट पेन होता है उसको क्लासिकल अंजाइना बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हार्ट अटैक की कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहाँ पे उस अटैक की फेज को पहले स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशंस को भी माधवबाग में डील किया जाता है। दूसरा, अगर पेशेंट के आसपास कोई हॉस्पिटल है तो सबसे पहले वहाँ जाके उनको ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि एंजियोग्राफी, पहले तो स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। अब अगर वो अटैक की फेज़ अगर दिख रही है तो वहाँ पे हम स्ट्रेस टेस्ट जनरली एडवाइस नहीं करते, या कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है। उनके दूसरे 2D इको या फिर एंजियोग्राफी, ये टेस्ट एडवाइस होते हैं, जिसके बाद में फिर उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सजेस्ट किया जाता है। अब स्ट्रेस टेस्ट ये इसलिए देखा जाता है कि कभी कभार वो जो चेस्ट पेन है वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, सेकंड के लिए रहता है। अब ये कंडीशन कितनी सीवियर है, आने वाले फ्यूचर में भी ये हो सकता है क्या, उसको झेलने के लिए मेरा हार्ट सच में कैपेबल है क्या, वो देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। तो मतलब हार्ट की इमरजेंसी में लड़ने की क्षमता ये बताता है स्ट्रेस टेस्ट। जैसे हमारे माधवबाग में हम देखते हैं कि हम VO2 मैक्स इसके ऊपर जोर देते हैं। तो VO2 मैक्स क्या है, तो इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट के पास कुछ रिजर्व अपना होना चाहिए। जैसे हमारे बाइक में रिजर्व का नॉब होता है कि एक लेवल के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और हमारे पास एक कुछ रिजर्व होता है 1.5 लीटर या 2 लीटर का, जिसके वजह से हमें पता लगता है कि जल्दी आगे जाके हमें वो पेट्रोल का रिफिलिंग करना है। वैसे अगर मेरा हार्ट का रिजर्व मुझे पता है तो मैं आने वाले इमरजेंसी में मेरे खुद को बचा सकता हूँ और मेरा हार्ट उस कंडीशन से बाहर आ सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस टेस्ट हम एडवाइस करते हैं कि हार्ट को रेस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लेते वक्त उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है फिर आने वाले फ्यूचर में, वो चेक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर वो प्रॉब्लम आई तो ही वो स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है। मतलब हार्ट को काम करने के समय उसको जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए उतना वो नहीं हो पाता है, इसके वजह से वो इंडिकेशन देता है आपके ECG में। वो कंडीशन भी हमारे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा के अंतर्गत ठीक हो जाती है। मतलब हार्ट का जो होने वाला ब्लड सप्लाई है वो पहले जैसा नॉर्मल होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस टेस्ट डेफिनेटली निगेटिव आती है। बहुत सारे पेशेंट्स की निगेटिव हमारे यहाँ पे आ चुकी है, जिसके एविडेंस स्ट्रेस टेस्ट पहले और
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद के कंपैरिजन में समझ में आता है कि उनकी टेस्ट निगेटिव आती है। और दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया एंजियोप्लास्टी बाईपास, तो कभी कभार वो सिचुएशन ऐसी पैनिक रहती है कि वहाँ पे वो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराओ। तो माधोबाग उसके टोटल अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन उस समय अगर पेशेंट को बहुत डर लग रहा है या वो पेशेंट डायलेमा में है तो वहाँ डेफिनेटली पेशेंट जाता है सर्जरी के लिए। लेकिन सर्जरी के बाद में अगर मान लो किसी पेशेंट को सेकंड टाइम में भी अगर एंजियोप्लास्टी बाईपास का एडवाइस मिलता है तो पेशेंट वहाँ सोचते हैं कि मुझे एक बार तो मैंने सर्जरी की, दूसरी बार मुझे नहीं करवाना है। तब आपका सेकंड ओपिनियन बनता है कि मुझे ये बार बार ऑपरेशन की नौबत क्यों आ रही है। और दूसरा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमने एंजियोप्लास्टी या बाईपास किया वो टेम्परेरी सोल्यूशन है कि हमारा जो तकलीफ हो रही थी उसको हमने टेम्परेरी रिजॉल्व कर दिया। लेकिन जो ब्लॉकेज बन रहे हैं या अंदर ऑलरेडी है उसको तो हम निकालते नहीं हैं, या उसकी जो प्रोसेस है उसको ही कट ऑफ करना ज़रूरी है। वो अगर कट ऑफ करते हैं तो ये कंडीशंस रिकरेंट नहीं आते और बार बार हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेटली संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा ये हर हाल में पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी बाईपास इससे बेटर ऑप्शन देता है नॉन सर्जिकली। सर माधोबाग ने साथ साथ में कई सारी बीमारियों के हिसाब से डाइट बॉक्सेस भी अरेंज किए। ये डाइट बॉक्स है क्या और कब तक लेना होगा? बिल्कुल, डाइट बॉक्स हमने इसलिए डिज़ाइन किए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हार्ट को नुकसान देने वाली जो बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड और मोटापा, ये बीमारियां जब तक हमारे शरीर में मौजूद रहेंगी तब तक हमारा हार्ट फ्री नहीं है या रिस्क में हमेशा आता रहता है। इसके वजह से हमने अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए हैं। जैसे रिवर्स डाइट बॉक्स अगर हम ले तो रिवर्स डाइट बॉक्स में हाई ओरैक वैल्यूज़ है, जो हमारे ब्लॉकेजेस का कारण जो होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए ओरैक वैल्यूज़ का डाइट बहुत काम करता है, जिसके वजह से वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से वहाँ हीलिंग अच्छा होता है। और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट ये मैकेनिज्म एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी खुद ही उसको रिवर्स करना चालू करती है। तो इसलिए वो रिवर्स डाइट बॉक्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमने ब्लॉकेजेस के लिए। दूसरा प्रमेह डाइट बॉक्स जो स्पेसिफिकली डिपेंड है जीआई कंसेप्ट पे, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसेप्ट पे। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि शुगर या ग्लूकोज सब चीज़ों में है, मिर्ची में भी है, गेहूँ में भी है, चावल में भी है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये प्रिंसिपल हमने अपनाया हुआ है प्रमेह डाइट बॉक्स में, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं। तीसरा डाइट बॉक्स है हमारा गो बीपी। ब्लड प्रेशर ये हार्ट डिसीज की शुरुआत है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन बीपी के मेन कारण होते हैं हमारा सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस, जो कि हम बहुत बार मिस कर देते हैं। और ये सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कराने के लिए ही हमने उसमें एक सेलरी सॉल्ट नामक एक नमक भी दिया हुआ है। और दूसरा कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए जिसमें हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। उसके लिए बीपी पेशेंट को हमने गो बीपी डाइट बॉक्स प्लान करते हैं। और चौथा डाइट बॉक्स है हमारा स्वास्थ्यम का, जिनको बाकी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको वेट लॉस करना है। बहुत बार वेट लॉस करते हुए हम मसल का भी वेट लॉस करके लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत डेंजर रहता है इन फ्यूचर। और यहाँ पे हेल्दी वेट लॉस एक्सपेक्टेड होता है, मतलब जो अनएक्सेसिव थिंग्स है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है, मतलब जैसे कि फ़ैट है या चर्बी हमारी है, उसको ही अगर वेट लॉस करना है तो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए गुड फैट, हाई फाइबर, गुड प्रोटीन, ये डाइट हम प्रोवाइड करते हैं स्वास्थ्यम डाइट बॉक्स में। तो इस तरह से 4 डाइट बॉक्स हमारे मेन हैं, पहला रिवर्स, दूसरा प्रमेह, तीसरा गो बीपी और चौथा स्वास्थ्य। तो जो प्रिंसिपल्स अचीव करने हैं हमें, वो उसके हिसाब से हम डाइट प्लान करते हैं जी। तो सर जैसे बता रहे थे, माधोबाग के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने पेशेंट के एलिमेंट या डिजीज़ या सिम्टम्स के अनुसार 4 डिफरेंट बॉक्सेस बनाए, डाइट बॉक्सेस। और ये डाइट बॉक्सेस आपको महज 3 महीने के लिए कंटिन्यू करना है। 3 महीने 90 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और रिवर्स होने लगता है डायबिटीज़। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, और आपके लिए कौन सा बॉक्स सही रहेगा ये भी आपको जानकारी मिल सकती है यहाँ पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक और पेशेंट का क्लिप देखें जो अपने अनुभव गिना रहे हमको यहाँ पर। पेशेंट का नाम है रमेश शुक्ला। मेरा नाम रमेश शुक्ला है, एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है।
1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि फाने केयर माधवबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधवबाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 kg था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधवबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है कि हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर की तरफ जाता है आदमी, तो एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है, नंबर 1, और नंबर 2 माधवबाग इसमें कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स को एक्यूट हार्ट अटैक आता है, एक्यूट हार्ट फेलियर होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हार्ट अटैक जब भी पेशेंट को आता है, मतलब अटैक का मतलब वहाँ पे हार्ट का ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाना। अगर वो अचानक रुक गया तो वहाँ के मसल्स हार्ट के डैमेज होना चालू होते हैं। उस डैमेज की वजह से हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है। जैसे अचानक हमारे अगर देश के ऊपर हमला हो गया तो हमारे सैनिकों की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इंजरी वहाँ बढ़ जाती है। कोलेटरल डैमेज जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के मसल्स वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। जब तक वो डैमेज रिकवर नहीं होगा तब तक उसकी हार्ट की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है और वो धीरे धीरे आपका हार्ट फेलियर, मतलब इसकी एफिशिएंसी मतलब हार्ट का पंपिंग, जो हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एजेक्शन फ्रैक्शन, ये नॉर्मली 50-60% तक होना चाहिए, जो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। दूसरा एक चीज़ है क्रॉनिक हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, ऐसा मैसेज आपको पास ऑन कर रहा है, जैसे कि सांस फूलना, सीने में हल्का हल्का दर्द या गर्दन में भारीपन, बराबर, और यह चक्कर आना, थकान लगना, ये बहुत सारे चीज़ें आपको मैसेज के रूप में हार्ट आपको भेजता रहता है। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर किए जाते हैं और हमारा ख़राब लाइफस्टाइल हम छोड़ते नहीं हैं, हमारे एडिक्शंस रहते हैं, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हार्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में जाता है और उसको बोलते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो वहाँ पे फिर पैरों में सूजन आना, पूरे बॉडी में सूजन आना, आँखों के नीचे सूजन आना, या हाथ पैर सुन्न पड़ जाना और अचानक से जम्बाई बहुत ज़्यादा आना, ये सारे अनेक लक्षण उसमें डेवलप होते हैं। तो हार्ट फेलियर 2 तरह से आता है, या तो अचानक हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से हार्ट के मसल डैमेज हो गए और एक्यूट हार्ट फेलियर में चला गया। दूसरा, कुछ सिम्टम्स हमें पता लग रहे हैं लेकिन हमने उसको इग्नोर किया, उसकी वजह से हार्ट धीरे धीरे आपका डिस्ट्रेस में जाके वो क्रोनिक हार्ट फेलियर में चला गया है। तो इसको जानने के लिए सबसे बेहतर है आपको कार्डियक रिस्क असेसमेंट करना कि अभी मेरा हार्ट का स्टेटस क्या है, और फ्यूचर में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो अगर मैं वो पहले से जान लूँ तो उस कंडीशन को मैं ठीक कर सकता हूँ और मेरे हार्ट को बचा सकता हूँ। जी, मतलब टू बी श्योर कि एडवांस चेक्स कर ले ताकि बिल्कुल सेफ एंड साउंड। राइट। सब लोग इस बात को मानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक स्लो ट्रीटमेंट है लेकिन सॉलिड एंड श्योर ट्रीटमेंट है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स मिसगाइड करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सीरियस है तो आपको अभी एडमिट करना है और आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास का एडवाइस भी देते हैं। ऐसे समय पर जैसे सर ने कहा, एक सेकेंड ओपिनियन के लिए माधवबाग ठीक है। नॉट ओनली दैट कि हो सकता है पहली बार वाकई में इमरजेंसी और ऑपरेशन हो गया हो, लेकिन सेकेंड टाइम के वक्त आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो और इससे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि नॉन सर्जिकल तरीके से इसका परमानेंट इलाज होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मिस कॉल देंगे इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। सर, कोई भी हॉस्पिटल में जब जाते हैं हम तो सबसे पहले पेशेंट और पेशेंट के परिजन जो है
उनके मन में एक सवाल उठता है कि कितना खर्चा होगा, बिल्कुल क्या चार्जेस होंगे, क्या मेरे पॉकेट उसको बर्डन बेयर कर पाएगा कि नहीं, Right. ये सब बातें। तो क्या माधवबाग के पास ऐसी कोई सुविधा है जैसे कि आपका SHS कहिए या 7 डे रिवर्सल ट्रीटमेंट कहिए या जनरल ट्रीटमेंट के लिए मॉनिटरली हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली अक्सर हम देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये हम कभी भी डर के वजह से डिसीजन लेते हैं और वहाँ पे फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, ऑपरेशन के सर्जरी के बाद भी कुछ मेडिसिन के खर्चे लाइफ टाइम हमें झेलने पड़ते हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि हमें ये मेडिसिन कंपलसरी खानी ही खानी है। ये सबसे पहला बर्डन। दूसरा, पर्सनल लाइफ उस पेशेंट की हैम्पर होती है, मतलब उसको वो इंसिडेंस होने के बाद में ये फीलिंग आता है कि डॉक्टर ने तो रेस्ट एडवाइस किया है, तो सारी उम्र आज तक मैंने अगर परिश्रम किया है या मेहनत की है, तो उस पेशेंट को जो रेस्ट करने का एडवाइस होता है वो कभी भाता नहीं है। तो इसीलिए वो एक पर्सनल लाइफ जो उसकी डिस्टर्ब होती है, उसका आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। दूसरा, सोशल लाइफ, मतलब कि अगर किसी फंक्शन में गए तो बाकी लोग घर वाले बोलते हैं कि आप ज़्यादा यहाँ वहाँ भागादौड़ी मत करना, आप आराम से रहो, आप खुद का ध्यान रखो, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आने लगते हैं। तो ये सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के पॉइंट्स हैं जो WHO ने भी डिक्लेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे माधवबाग कैसे हेल्प करता है आपको कि जो आपके लाखों के खर्चे हैं उससे आधे से भी कम में आपका यहाँ माधवबाग में SHS इलाज हो सकता है। दूसरा, जो फ्यूचर में आने वाले खर्चे होते हैं, जो मेडिसिन के खर्चे हैं, वो कम होते हैं। वो कैसे? तो जैसे जैसे आपकी पैरामीटर की इंप्रूवमेंट होती है वैसे वैसे आपके ड्रग टेपरिंग होता है और आपकी दवाई छूटने लगती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका लाइफ टाइम का खर्चा बचने वाला है। वहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट माधवबाग को हेल्प करता है। तीसरा, कुछ चीज़ें अगर माधवबाग से आप भूल रहे हो तो आप माधवबाग में कभी भी कॉल कर सकते हो या आ सकते हो विजिट करके और दोबारा सहायता ले सकते हो। और कभी कभार पेशेंट को पहले ही बार में पैसे नहीं होते हैं तो माधवबाग ने फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सहायता के लिए EMI फाइनेंस की फैसिलिटी दी हुई है। जैसे कि हमारा 0% फाइनेंस पे एक सेविंग और आरोग्य फाइनेंस ये हमने चालू किया है, जिसके अंतर्गत हेल्थ केयर के लिए आपको उसको लोन मिल जाता है और आपका 0% इंटरेस्ट रहता है। अब वहाँ पे आपको 6 महीने या 9 महीने का EMI डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम TV फ्रिज तो खरीद सकते हैं, मतलब वो तो हमारे एक एक्चुअली बोलते हैं कि कंफर्ट के लिए है या लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, लग्जरी के लिए है, लेकिन हेल्थ के लिए ये EMI आपने शायद ही पहली बार सुना होगा। तो माधवबाग वहाँ पे हेल्प करता है। अगर आपके पास कोई मेडिक्लेम है जिसमें आयुष मंत्रालय का मेंशन है अगर क्लेम में, तो आपको रीइंबर्समेंट डेफिनेटली मिल जाता है। बहुत सारे केसेस हमने दिए हैं, फाइल भी दी हुई है, तो बहुत सारे लोगों को क्लेम मिल चुका है। तो इस तरह से आने वाले खर्चे बचाने के लिए माधवबाग मदद करता है और फाइनेंशियल भी असिस्टेंट देता है EMI के रूप में। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि माधवबाग की एक खासियत है कि वो आपके हेल्थ के बारे में तो कॉन्शियस है ही, लेकिन आपके पॉकेट पे भी बर्डन होने नहीं देगा। और इनमें कई तरह की फैसिलिटीज़ की बात की सर ने, जैसे EMI फैसिलिटीज़ है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है। अलावा इसके अगर आप SBI के इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हो तो आप डायरेक्टली कैशलेस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो, या अगर दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको मेडिक्लेम फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। खुद माधवबाग हॉस्पिटल में EMI फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका टाई अप है जिससे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा और आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में इसको फेड सकते हो। जी, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सो मच।